हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार की और आप मौलिक अधिकार ट्रिक्स के माध्यम से कैसे इजीली याद कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली एक दो क्वेश्चंस आपको आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। एसएससी हो या फिर आपके स्टेट एग्जाम्स हो तो वहाँ ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हमेशा रहता ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मौलिक अधिकार स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा ना संविधान से संबंधित इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। जो हमारा संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था। लेकिन उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और द एक क्वेश्चन तो आपके पास डायरेक्टली आ जाता है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? दूसरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वो 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो जो 26 जनवरी की डेट है ना वो हमारे लिए बहुत मायने रखती है क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने एक लक्ष्य रखा था पूर्ण स्वराज का, मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा था। तो ये डेट हमारे लिए बहुत ही उस टाइम से इम्पोर्टेंट है। इसलिए जब हमारा 26 नवंबर को मतलब संविधान 1949 में तैयार हो गया था, तो संविधान सभा ने सोचा कि क्यों ना इसे 26 जनवरी को ही लागू किया जाए क्योंकि उस दिन उन्होंने एक लक्ष्य रखा था। और ये एक आपके पास क्वेश्चन क्या आता है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन होगा कि 26 जनवरी को हमने संविधान अपना लागू किया था। अब हम इसके अलावा मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान लागू करते समय जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस टाइम हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, जिसका वर्णन आर्टिकल संविधान में आर्टिकल 12 से 35 तक है। आपके पास अब एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि संविधान लागू होने के समय टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, तो वो 7 आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। फिर आपके पास दूसरा एक ऑप्शन या फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। कौन-कौन से हैं इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा है। राज्य मतलब कि जो भी हमारे देश में कानून बनाता है या फिर उससे जुड़ी हुई जितनी भी संस्थाएँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है नगर पंचायत, पंचायतें, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट जितने भी है या फिर जिनके पास कानून बनाने की शक्ति है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके लोकल लेवल पे पंचायतें अपने कानून बनाती है। तो वो जितनी भी बॉडीज़ है आपकी, वो आपके राज्य शब्द के परिभाषा के अंतर्गत आती है। उसके बाद आपके पास आर्टिकल नंबर 13 है, उसमें विधि शब्द का वर्णन है। विधि का मतलब होता है कानून। इसमें आर्टिकल 13 को आप इजीली समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो। यदि ऐसा होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत कि क्या वो मौलिक अधिकारों का हनन करता है या नहीं करता। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है नए कानून से, तो उसको मतलब कि या तो नकार दिया जाएगा या उसे शून्य मान्यता दी जाएगी, मतलब उसको कोई मान्यता नहीं दी जाएगी। फिर हम आर्टिकल अब जब हम मौलिक अधिकारों का एक्चुअल जो हमारे मौलिक अधिकार है वो 14 से लेकर स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 32 तक जाते हैं। तो कौन कौन से वो मौलिक अधिकार हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका मौलिक अधिकार है वो है इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी मतलब कि समानता। फिर उसके बाद स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता के बाद है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और संपत्ति का अधिकार जो पहले था अब वो निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद आपका लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें अब कौन-कौन से आर्टिकल्स आते हैं? इक्वालिटी समानता में आपके 5 आर्टिकल्स आते हैं, वो 14 से 18। फ्रीडम में आपके आते हैं 19 से 22। शोषण के विरुद्ध आता है आपके आर्टिकल 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का जो आपके अधिकार हैं वो 25 से 28। शिक्षा व संस्कृति का 29-30। संपत्ति का जो अधिकार था वो 31वां था जिसे निरस्त कर दिया गया। तो जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे संविधान लागू होने के समय कितने थे? 7। अब जिसको निरस्त किया गया वो है आर्टिकल 31 और लास्ट में आपका आर्टिकल है 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ट्रिक देख लेते हैं कि इसको आप कैसे याद करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि समानता में 5 आर्टिकल आएँगे, स्वतंत्रता में 4 आर्टिकल आएँगे, तो उसका एक फ़ॉर्मूला बन जाता है 54, 24, 211 54, 24, 211। अब एक और इसमें एक तो एक फ़ॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, दूसरा है एक ये ट्रिक, ये आपको कहानी आप सुनेंगे तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ई और एफ 2 व्यक्ति है, यहाँ पे आप जैसा भी देख मैंने आपके थोड़ा डायग्राम भी बनाया हुआ है। ई और एफ 2 व्यक्ति है जो शोध कर रहे हैं किस पर? शिक्षा पर। आप दो इसको एक बार दोबारा से सुनो। ई और एफ 2 व्यक्ति हैं जो शोध कर रहे हैं शिक्षा पर। अब ई से आपने क्या याद रखना है? ई से आप रखेंगे इक्वेलिटी। एफ से आप क्या रखेंगे याद? फ्रीडम। शो 2 शब्दों से बना हुआ है, शो और ध से। शो से आप क्या रखेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार और फिर ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर शिक्षा का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार
और यदि इन सभी का हनन होता है तो हम क्या करेंगे, इनका उपचार करेंगे, इनका इलाज करेंगे, फिर ये आपके पास आ जाते हैं 6 मौलिक अधिकार। इक्वालिटी, फ्रीडम, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला एक बता दिया है, 54 24 211, 5424 211। अब सबसे पहले हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। तो समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 जो उसका है, 14 फर्स्ट आर्टिकल जो उसका बताता है, वो बताता है कि विधि के समक्ष समानता। अब इसको आप एक डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी कुछ हाइट है, वो जमीन से कुछ पैर से लेकर सिर तक उसकी कुछ हाइट है, तो मैंने उसको सिर से, आर्टिकल 14 को सिर से डिनोट किया है, क्योंकि हम हाइट किससे नापते हैं, सिर तक नापते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 5 फुट का है, कोई व्यक्ति 6 फुट का है, लेकिन कानून के समक्ष वो सभी समान है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सिर यहाँ पे हाइट बता रही, तो कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कानून के समक्ष सभी समान है। ये आपका आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल नंबर 15 जैसे मैंने यहाँ पे आपको आंखों से डिनोट किया हुआ है, आंखों से हम क्या करते हैं, देखते हैं। देखते कैसे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे धर्म इन्होंने लिखा हुआ कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, आपको यहाँ पे लिखा भी गया है, ये डेफिनेशन है उसकी। लेकिन आप कैसे धर्म का पता कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई मौलाना है या फिर कोई पुजारी है, तो उसका एक ड्रेस कोड है। भगवा कलर का ड्रेस पहनेगा पुजारी, और मौलाना की ड्रेस सफ़ेद हो सकती है, या फिर कोई जो भी किसी भी संस्था की ड्रेस होती है, मुझे नहीं पता। लेकिन आप आंखों से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मौलाना है या पुजारी है या फिर वो सिख का कोई गुरु है ना। और लिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिंग जगह से फॉर एग्जांपल कोई महिला है, तो महिला का एक ड्रेस कोड अलग होता है, पुरुषों का ड्रेस कोड अलग होता है। जैसे स्कूल आप जाते हैं यूनिफॉर्म पहन के, तो वो एक ड्रेस कोड है, तो आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन बच्चा है, कौन महिला है, कौन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कौन किस जाति का, वो आप देख के एक मोटा मोटा आधार पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन की बात करें ना, तो आपको एक लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे कर्क रेखा के नज़दीक है या फिर आप भूमध्य रेखा के नज़दीक है, तो सूर्य की सीधी किरण पड़ती है, तो वहाँ के लोग थोड़े से डार्क टोन के होते हैं, थोड़े से सांवले से होते हैं, है ना। नॉर्थ इंडिया वो भूमध्य रेखा से थोड़ा ऊपर है, वहाँ धूप थोड़ी कम पड़ती है, तो वहाँ के लोग गोरे होते हैं। इससे देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल 15 आपका बोलता है कि आप देखने के आधार पे, मतलब कि देख उस कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 16 आपका मैंने बाजू से डिनोट किया गया है, बाजू या हाथ से। हाथ से आप क्या करते हैं, हाथ से आप कोई काम करते हैं, मोबाइल चलाते हैं आप, अपने नोट्स बनाते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, आजकल तो डिजिटलाइज हो गया है ज़माना, तो सारे काम आप हाथ से ही करते हैं मैक्सिमम। तो आर्टिकल 16 आपका क्या बोलता है कि जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, ये वो प्राइवेट भी हो सकता है या गवर्नमेंट भी हो सकता है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। हाथ से आपने क्या हम कार्य करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आप आर्टिकल 16 को याद कर सकते हैं कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जॉब और पब्लिक सेक्टर या फिर कोई भी एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। अब आर्टिकल जो 17 है, उसको मैंने जूते से डिनोट किया हुआ है या फिर पैर से डिनोट किया हुआ है, कि आपके घर में कोई भी बड़ा है, सीनियर है, आप उनके पैर छूते हैं, इज्जत उनको देते हैं पैर छूकर। तो आर्टिकल पैर से आपने आर्टिकल छूने से क्या होगा, छुआछूत। तो आर्टिकल 17 को आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब कि भाई छुआछूत, जिसको हम बोलते हैं कि भाई छुआछूत का अब अंत है। फॉर एग्जांपल होता है ना कि इंडिया के अभी भी किसी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि निम्न जातियों के लोगों के साथ भेदभाव होता है, उन्हें अपने साथ बैठने नहीं दिया जाता है, उनके साथ लोग हाथ हैंडशेक नहीं करते, हाथ नहीं मिलाते हैं, तो वो अब स्वतंत्र देश में वो नहीं चलेगा। छुआछूत के अंत की बात करता है हमारा आर्टिकल नंबर 17। अब जैसे ये एक व्यक्ति था, इसका नाम एबीसी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल इसका नाम हम ले लेते हैं राम, या फिर हम इसका नाम लेते हैं श्याम। मान के चलो ये किसी देश का राजा है, फॉर एग्जांपल के लिए, नाम तो इसका राम है या फिर इसका नाम श्याम है, और इसको उपाधि हमने क्या दी, राजा की। राजा हो सकता है, जेलदार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसको हमने उपाधि दे दी, हमने उसको बाबू बोल दिया, कुछ भी हमने इस तरह का शब्द उपयोग किया, तो उसके लिए उपाधि दे दी उसको। तो आर्टिकल नंबर 18 जो है आपका, आर्टिकल नंबर 18 बोलता है कि उपाधियों का अंत। लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन भी डाली गई है कि सेना या विद्या से संबंधी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडियन आर्मी की बात करें, तो आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है, कर्नल होते हैं, तो इस तरह की कुछ उपाधियां होती है। या फिर आप विद्या से संबंधित, जैसे वो डॉक्टर है, डॉक्टर भी तो एक उपाधि है, डॉक्टर का कुछ नाम होगा लेकिन उसको उपाधि क्या दी गई है, डॉक्टर है। शिक्षक है, इंजीनियर है, ये सारी उपाधियां विद्या से संबंधित है, तो वो तो रहेगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी उपाधि है, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा हो गया, इस तरह की उपाधियों का अंत। तो आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से इजीली शायद समझ गए होंगे, और अगर आप इसको रिपीट में देखेंगे तो आपको और भी इजीली समझ आ जाएगा।
अब इसके बाद हमारा समानता का अधिकार हो गया। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो आर्टिकल 19 सबसे पहले जो आपका चलेगा, 544, उसमें 4 आर्टिकल आएंगे स्वतंत्रता में। आर्टिकल 19 आपका स्वतंत्रता की ही बात करेगा। वर्तमान में 6 टाइप की स्वतंत्रता है, ये यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या फिर अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ, कि वर्तमान में 6 टाइप की स्वतंत्रता है। और संविधान लागू होने के समय 7 टाइप की स्वतंत्रता थी। अब सबसे पहले तो ये आता है कि उस टाइम कितनी स्वतंत्रता, कितने संविधान लागू होने के समय कितनी टाइप की स्वतंत्रता थी आर्टिकल 19 के अंदर, और अभी वर्तमान में कितनी है। तो आप यहाँ से इजीली याद रख सकते हैं, वर्तमान में 6 है, उस टाइम 7 थी। तो वर्तमान में 6 कौन कौन सी है? वाक स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, फॉर एग्जांपल जैसे मीडिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति होता है कि अपने विचार प्रकट करना। और बोलने की स्वतंत्रता ये मीडिया के पास रहती है, फॉर एग्जांपल मीडिया, न्यूज चैनल्स वगैरह जो भी है ना, या सोशल मीडिया पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो आपको वाक स्वतंत्रता है, दी गई है हमारे देश में। फिर शांतिपूर्ण, मतलब आप सम्मेलन में जा सकते हैं। शांतिपूर्ण का मतलब है कि आप कोई शोर शराबा नहीं करेंगे, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, वो है शांतिपूर्वक कहने का मतलब। आप सम्मेलन में, सम्मेलन इन द सेंस कि कहीं कोई पार्टी हो रही है या फिर वहाँ कहीं पे कोई सम्मेलन से मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं, कहीं लोग इकट्ठे हुए हैं, है ना, तो वहाँ पे आप शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं। आप इस देश में स्वतंत्र हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, वो इंडोर हो सकती है, आउटडोर हो सकती है। ऐसा नहीं कि आप चाकू लेके चले गए या फिर आप डंडा लेके जा रहे हैं, या कि हम सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, तो फिर आप वहाँ पे कुछ भी वेपन लेके जा रहे हैं, तो आप फिर कुछ सीधी सी बात है, फिर आपको लठ पड़ेगा पुलिस के द्वारा। तो इसके लिए आप क्या है कि शांतिपूर्वक आपको, मतलब सरकार स्वतंत्र है आप उस चीज़ के लिए, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि उसकी भी कुछ सीमाएं हैं, है ना। फिर है संघ और यूनियन बनाने की। संघ और यूनियन मतलब कि आप कोई भी अपनी कमेटी बना सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा टीचर्स वगैरह की अपनी एक टीचर यूनियन होता है, ट्रक ड्राइवर की अपनी एक यूनियन है, बस चालकों की अपनी एक यूनियन होती है। तो आप इस तरह की यूनियन बनाने के लिए स्वतंत्र स्वतंत्र है। फिर उसके अलावा भारत के आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, है ना। बाहर संचरण कर सकते हैं। संचरण का मतलब है घूम फिर सकते हैं। आप हिमाचल गए तो आप उत्तराखंड जा सकते हैं, आप दिल्ली जा सकते हैं। तो इसके अलावा निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, मान के चलो आप दिल्ली गए तो आप हिमाचल में रह सकते हैं। और यहाँ पे जैसे आर्टिकल इससे जो चौथा आपकी स्वतंत्रता थी, राज्य क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि आप पाकिस्तान चले जाओ डायरेक्ट, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जो भारत की बाउंड्री है ना, वहाँ पे आपको स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। और निवास करने की भी वही बात है कि जहाँ हमारी राज्य क्षेत्र है ना, जहाँ हमारी बाउंड्री है, आप वहाँ पे बसने की आपको स्वतंत्रता, कोई रोक टोक नहीं है। व्यापार करने की और कारोबार करने की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 20 क्या बोलता है? अब आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 20 में क्या है कि अपराधों की दोष सिद्धि, अब फॉर एग्जांपल जब तक आपके ऊपर दोष सिद्ध नहीं हो गया ना, तब तक आपको, मतलब कि एक वो संरक्षण प्रोवाइड करवाया जाए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। उससे मतलब मेरा, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपराध कर लिया, आपको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो ऐसा नहीं कि उसको आप डायरेक्ट पीटना स्टार्ट कर देगी। आप उस, जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता ना, तब तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। आर्टिकल 20A में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है। दोहरी सजा से अब मेरा मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने कोई अपराध कर भी दिया, फिर आपको उसके लिए 5 साल की सजा सुना दी। 5 साल बाद वो जिस जज ने वो सजा सुनाई थी, वो रिटायर हो गया। अब नया जज आता है, वो आपकी फाइल देखता है, और फिर वो देखता है कि आपने तो 5 साल पहले एक अपराध किया था, तो आपको फिर से 5 साल की एक सजा सुना देता है। तो ऐसा मतलब ये दोहरी सजा, इसका मतलब है दोहरी सजा, इसका कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा, इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की। हम ट्रिक भी डिस्कस करेंगे, आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं। आर्टिकल 21 बोलता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। जीवन जीने की, फॉर एग्जांपल आपको जीवन जीने का अधिकार है। आप जीवन जीने का अधिकार, फॉर एग्जांपल आप पैदा हुए तो वो जीवन जीने का अधिकार आपको पैदा होने से ही मिल गया है भारत देश में। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब क्या है? पर्सनल फ्रीडम। पर्सनल फ्रीडम इन द सेंस कि आप जैसे भी वेशभूषा पहनना चाहें, आप उसके लिए स्वतंत्र है। आप किसी भी भाषा में बोलना चाहें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और फॉर एग्जांपल आप किसी से भी शादी करना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहें, उसकी एक चॉइस है आपके पास। हाँ, उसका क्राइटेरिया ज़रूर है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लेने होंगे, तभी आप इस इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21A में एक और चीज़ ऐड की गई है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में, 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के जो सभी बच्चे हैं ना, 6 से 14 साल के बच्चे, उनके लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था।
आर्टिकल 22 को आप समझो एक बार कि गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 20 था ना कि भाई जब तक आपका दोष सिद्ध नहीं हो गया तब तक आपको संरक्षण सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसी तरह जो आर्टिकल 22 है वो बताता है कि अगर जब आपको गिरफ्तार कर लिया गया है ना तो आपको किस लिए गिरफ्तार किया गया है आपको अवगत करवाया जाएगा उस चीज के लिए। और उसमें एक और चीज़ भी है कि भाई आपको संरक्षण आप अपने वकील से बात कर सकते हैं, अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं। और तो इस टाइप की कुछ आर्टिकल 22 के अंतर्गत आपको स्वतंत्रता मिलती है। अब इसको ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करना है, हम एक ट्रिक देख लेते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। हमारा देश जो आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था, 1947 में। आप इसको इस तरह से भी आ सकते हैं 1947। तो 19 में 1900 में ही हुआ था ना, तो आर्टिकल 19 आपका किसके रिलेटेड है, स्वतंत्रता के रिलेटेड। अब आर्टिकल 20, आपको आर्टिकल 20 में मैंने बताया था कि भाई दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफिक के माध्यम से बताया गया है। जैसे आप हम सब लोग इंडिया में हैं तो इंडिया में मोस्ट पॉपुलर जो गेम है हमारी वो क्रिकेट है। तो क्रिकेट में भी हम क्या देखते हैं, T20 का मतलब है जहाँ पे 20 ओवर का एक मैच होता है। तो जहाँ पे कोई व्यक्ति कोई जो बैट्समैन अगर वो एक बार रन आउट हो जाता है ना तो उसको दोबारा खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं इसको कि अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह T20। और T20 अगर आप ऐसे भी देखेंगे ना तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टी ए बी, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है तो टी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 20। आप इस तरह से भी उसको याद रख सकते हैं ना। फिर आर्टिकल जो 21 मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल यहाँ एक तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षा का अधिकार। दूसरा मैंने बताया था आपको पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे कोई इंडिया में ना लड़कियों के लिए जो शादी करने की उम्र है वो कितनी 21 साल है, और लड़कों के लिए कितनी 18 साल। तो उसमें क्या है कि आप शादी तो किसी ऐसे से भी, फॉर एग्जांपल अरेंज मैरिज हो रही है तब भी आपकी पर्सनल चॉइस होती है ना कि आपने करनी है नहीं करनी है। शादी की भी आपकी अपनी चॉइस होती है। तो 21 साल की मतलब आपको पर्सनल चॉइस है, वो आपकी पर्सनल फ्रीडम इन द सेंस कि 21 साल की उम्र में आप जिस भी व्यक्ति से शादी करना चाहे कर सकते हैं, है ना। आप उसके लिए बाध्य नहीं है, मतलब आपको स्वतंत्र है आप उस चीज़ के लिए। तो आर्टिकल 21 में हम क्या बताया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 22 फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 21 साल का हो गया तो वो क्या अपराध कर लेता है, तो अपराध करने के बाद उसको हिरासत में लिया जाता है। तो हिरासत में लेने के बाद उसको फ्रीडम है, उसको अवगत करवाया जाएगा कि उसने अपराध एक्चुअल में किया क्या है। तो ये आर्टिकल 22 है। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब हमारा स्वतंत्रता हो गया। अब मैंने आपको बताया था ई और एफ दो व्यक्ति है, क्या कर रहे हैं वो शो के, इससे क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार की हम बात करेंगे। तो उसमें है आपके दो आर्टिकल 54 24। 24 वाली बात कर रहे हैं हम, 5 4 हो गया, अब 2 की बात करते हैं। तो उसमें है आर्टिकल नंबर 23 अनुच्छेद 23। उसमें बताया गया कि दास प्रथा का अंत। दास प्रथा क्या होता है कि दास मतलब फॉर एग्जांपल दास क्या होता है कि किसी गुलाम वगैरह। गुलाम कब होता है कि जब मान के चलो कि होता है ना कि पहले लड़कियों को बेच दिया जाता था, या फिर अभी भी एक केरला स्टोरी आपने केरला के ऊपर एक मूवी बनी थी, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं है पर मूवी कोई बनी थी जिसमें लड़कियों को बेचने वाला दुर्व्यापार, व्यापार मतलब कि बेचना गलत, दुर्व्यापार मतलब गलत व्यापार। और बलात्श्रम, बलात्श्रम का मतलब है कि बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी मतलब किसी बच्चे को आप गिरवी रख दो या बेच दो। तो आर्टिकल 23 बोलता है कि आप दास प्रथा के अंत के बारे में बात करता है। आर्टिकल नंबर जो 24 है आपका, आर्टिकल 24 बोलता है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना वो खतरनाक कारखानों में काम नहीं करेंगे। अब काम तो हम सभी करते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं खेत में, या फिर आप किसी भी बाजार से सामान लाने में, वो भी एक प्रकार का काम ही है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक कारखानों में आप काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की कोई फैक्ट्री है जिसमें बहुत हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है, या फिर आप गाड़ी, जैसे गाड़ी की बात कर लेते हैं, आप ट्रैक्टर चलाने में आप वहाँ पे आप ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि वो मशीनरी है। वहाँ पे वो एक कानून बनाया गया कि 14 साल से कम उम्र के बच्चा वहाँ पे काम नहीं करेगा जहाँ पे हैवी मशीनरी यूज हो रही है, या फिर कारखानों में काम नहीं करेगा जहाँ जैसे कारखाने से, और भी जैसे कारखाने कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जैसे कहीं विषैली गैस निकल रही, रिलीज हो रही है, तो वहाँ पे बच्चे को ज़्यादा हार्म हो सकता है। तो वहाँ पे वो काम नहीं करेगा। ये आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में हमने बात की। अब इसके अलावा अब 5424, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको और ई और एफ शोध, शोध धार्मिक आ गया। फिर धार्मिक में जैसे फॉर एग्जांपल आप कितने बता 5 2 4 फॉर्मूला क्या था, 5424, इसमें कितने आर्टिकल आएंगे, चार, 25 26 27 28। तो अब आर्टिकल 25 आपका क्या बोलता है कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हम, तो ऑब्वियस सी बात है आर्टिकल 25 आपका धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड ही होगा। अब यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया है, अंतःकरण।
अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने की, मतलब आप किसी भी धर्म को ना मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब होता है कि जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही, फॉर एग्जांपल बेशक मैं हिंदू कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को मतलब मानना चाहता हूँ, प्रेफर करता हूँ, है ना। तो मैं मान सकता हूँ, हो सकता है सिख कम्युनिटी को हो सकता है, या किसी भी धर्म को मेरे को मानने की आज़ादी है। तो ये आर्टिकल आपका 25 बोलता है। आर्टिकल 26 आपका क्या बोलता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फॉर एग्जांपल अब मैं हिंदू कम्युनिटी से हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो जो भी कम्युनिटी में लोग हैं उन लोगों का उत्थान हो। उत्थान कैसे होगा, जब उनको प्रॉपर शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी, तो मैं संस्थान बना सकता हूँ, संस्थान की स्थापना कर सकता हूँ, उनका रख रखाव कर सकता हूँ। आर्टिकल नंबर 26। आपको समझ आ गया कि 25 क्या बता रहा है, कि धर्म को मानने की। और फिर बोला कि धार्मिक फॉर एग्जांपल प्रबंधन कैसे करेंगे आप, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने इंस्टीट्यूट कोई अपना स्थापित कर दिया, और उसका रख रखाव करने की भी आपको आज़ादी है। अब आर्टिकल नंबर 27 आपका क्या बोलता है, कि अब मैंने कोई इंस्टीट्यूट तो बना लिया धर्म से रिलेटेड, अब उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं एक मंदिर बनाता हूँ या एक मस्जिद बनाता हूँ मैं, तो मस्जिद में मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, उसकी साफ़ सफाई करनी है, साल के बाद उसमें कुछ पेंट करना है, या फिर उसकी कोई टूट फूट हो जाती है तो उसको मतलब कि रख रखाव करना है। तो रख रखाव कैसे होगा, पैसे से। तो पैसे, अब मैं फॉर एग्जांपल पैसा अगर मैं डोनेट करूंगा और उस पर टैक्स लगेगा फॉर एग्जांपल, मैं तो वो गलत चीज़ एक हिसाब से हो गई धार्मिक। तो हमारे कानून में बताया गया है, संविधान में बताया गया है कि ये आपका मौलिक अधिकार है, कि अगर आप किसी भी धार्मिक संस्था के लिए कोई अगर आप डोनेशन करते हैं, तो उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उसका यहाँ पे स्वतंत्रता है कि उस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अब आर्टिकल नंबर 28 आपका क्या बोलता है, कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में, कुछ शिक्षा संस्थाओं में बोला गया है। अब फॉर एग्जांपल आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हाँ गवर्नमेंट स्कूल में हिंदू का बच्चा भी होगा, मुस्लिम का बच्चा भी होगा। अब वहाँ पे मॉर्निंग असेंबली जो हो रही है, मॉर्निंग असेंबली में कुछ मान के चलो कभी पूजा पाठ या हवन करवाया गया, तो वहाँ पे मंत्रों का उच्चारण भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर कोई मुस्लिम समुदाय का बच्चा है, तो वो बोलता है कि भाई मैं मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे धर्म में या हमारे पंथ में इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप उसके लिए, हमारा जो 28वां आर्टिकल बोलता है कि आप फ्री है उसके लिए, आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो करो, अदरवाइज आप ना नहीं करो, है ना। अब यहाँ पे बोला गया है कि कुछ संस्थाओं में, सभी संस्थाओं में नहीं बोला गया है, इसमें बोला गया है कि कुछ संस्थाओं में ये है। उसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं चला जाता हूँ किसी मदरसे में, चला जाता हूँ, मदरसा मतलब कि मुस्लिम कम्युनिटी मदरसा होता है उनका, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए ना। तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि वो मुस्लिम कम्युनिटी ने बनाया है। या फिर फॉर एग्जांपल एक मैं आपको और एग्जांपल लेता हूँ, मैं किसी गुरु नानक स्कूल में चला गया, गुरु नानक आपको समझ आ रहा है कि ये सिख कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ है। अब वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि गुरबानी का वहाँ पे प्रचलन होगा, वहाँ पे गुरबानी सुनाई जाएगी, या मतलब उसका उच्चारण करवाया जाएगा, या फिर सिखाया तो ऑब्वियसली उसके बारे में जाएगा ही। तो अगर मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में जाता हूँ ना, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, वहाँ पे तो मुझे उसकी पालन करना ही पड़ेगा। जैसे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल होते हैं ना ईसाई धर्म के, और गुरु नानक मैंने बता दिया, वहाँ पे आपको ऑब्वियसली बात है सरदारों के जो भी रिचुअल्स हैं उनका पालन करना पड़ेगा। और मदरसे की मैंने एग्जांपल दिया, तो मदरसे में भी हो सकता है कुछ होगा। फॉर एग्जांपल आप किसी गुरुकुल में चले जाते हैं, गुरुकुल से मतलब कि हिंदू कम्युनिटी का है, वहाँ पे ऑब्वियसली बात है मंत्रों का उच्चारण किया, आपको वो वहाँ की गाइडलाइंस है, वहाँ को करना ही पड़ेगा उसका, अदरवाइज फिर वो कम्युनिटी के कैसे आप फॉलो कर रहे हैं, है ना। ये आपका धार्मिक स्वतंत्रता हो गया। फिर आपका आता है शिक्षा और संस्कृति के संबंधी अधिकार। अब ये ट्रिक क्या थी, ई और एफ दो व्यक्ति है जो शोध कर रहे हैं किस पे, शिक्षा पे। अब इसमें कितने, अब 5424 211, अब टू आ गया है हमारा ना, तो मतलब कि 5424 211। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि शिक्षा व संबंध, शिक्षा से संबंधित। तो अनुच्छेद आर्टिकल 29 जो आपका वो बताता है कि अल्पसंख्यक, वैसे हमारे संविधान में ना अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है। अल्पसंख्यक का जो मीनिंग क्या है, वैसे आप नॉर्मली जनरलाइज करके समझो इस चीज़ को, जिनकी संख्या कम हो, अल्प मतलब कम, जिनकी संख्यक मतलब संख्या, जो जिनकी संख्या कम हो। फॉर एग्जांपल पंजाबी है, पंजाब एक स्टेट है इंडिया की, ऑल ओवर इंडिया नहीं है, मतलब कि पंजाबी लोग ना वो किसी पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं, तो वो एक हिसाब से अल्पसंख्यक हो गए। और फॉर एग्जांपल इंडिया में 100 लोग, आप देखेंगे ना कि 100 लोग हैं, 100 में से 1 या 2% पंजाबी है ना, तो एक हिसाब से अल्पसंख्यक हो गए। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि वो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। अब पंजाबी लोग पंजाबी में बोलेंगे, उनकी एक लैंग्वेज भी है, पंजाबी भाषा भी है, लिपि भी पंजाबी लिखी भी अलग तरीके से जाती है, और उनकी एक संस्कृति रिचुअल भी है, अपने ना संस्कार है।
तो उसको प्रिजर्व करने का अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 29। ये आपका आर्टिकल नंबर 29 क्या बोलता है कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का, प्रिजर्व करने का अधिकार है। आर्टिकल नंबर 30 क्या बोलता है, अब इसी से मिलता जुलता ही है। अल्पसंख्यक वर्गों का ही ये भी अधिकार है। अल्पसंख्यक की जैसे मैंने बताया कि कोई डेफिनेशन तो है नहीं, लेकिन अगर कोई अल्पसंख्यक है, जैसे फॉर एग्जांपल जनजाति क्षेत्र कोई समूह है या फिर ट्राइब है, कोई कबीला है, वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। स्थापना इन द सेंस कि अब जैसे मैंने आपको एक पीछे एग्जांपल दिया था, गुरु नानक के मैंने एग्जांपल दिया था कि पंजाबी लोग गुरु नानक देव को अपना गुरु मानते हैं, तो वो उसी के आधार पे एक इंस्टीट्यूट उन्होंने स्थापित कर दिया। गुरु नानक कोई कॉलेज है या फिर कोई स्कूल है, तो उसी आधार पे उनको यहाँ पे आर्टिकल नंबर 30 वो राइट देता है कि उनका क्या बोलते हैं, वो स्थापना भी कर सकते हैं, उस पर प्रशासन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय विश्वविद्यालय है, गुरु नानक कॉलेज है, बौद्ध शिक्षण संस्थान। बौद्ध शिक्षण मतलब कि देखा होगा आपने, इंडिया में तिब्बती लोग काफ़ी आगे थे, मतलब इंडो चाइना वॉर से पहले ना। तो 1960 62 में, शायद 62 में हमारे कौन आए थे, दलाई लामा भारत आए थे और मैक्लोडगंज में रहते हैं। तो उनके मठ वगैरह है हमारे काफ़ी सारे इंडिया में, तो वो शैक्षणिक संस्थान है तिब्बती लोगों के, या फिर जो उस मतलब कि बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो और मदरसे आदि भी है। अब हमारा आ जाता है, हमने कितने 29 30 कर लिया, अब हमारा आ जाता है आर्टिकल नंबर 31, संपत्ति का अधिकार, जिसको हमने एबॉलिश कर लिया। एबॉलिश का मतलब निरस्त कर दिया इसको ना। कि पहले क्या था ना कि आर्टिकल नंबर 31 के अंतर्गत हमारे को संपत्ति का अधिकार था कि भाई मैं संपत्ति जो मेरी है उसमें मेरा ही अधिकार है और उस पर सरकार नहीं कर सकती। लेकिन इसको ना 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया। और किस किस आर्टिकल में इसको डाला, आर्टिकल 300 ए में। अब ये किया क्यों, क्या इस चीज़ को समझो। फॉर एग्जांपल मेरी ज़मीन है, मेरे पास पूरा पहाड़ है और वहाँ से सड़क ले जानी है, तो मैं अलाउ नहीं करूँगा किसी भी सरकार को कि भाई मेरी ज़मीन पे सड़क ले जाए, है ना। और अगर सरकार वैसा करेगी तो मैं वहाँ कोर्ट चला जाऊँगा और कोर्ट मेरे ही फेवर में डिसीजन सुनाएगा। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो कुछ हमने टारगेट रखा था कि भाई समाजवादी लक्ष्य टारगेट था हमारा, कि भाई कम्युनलिज्म था। कि कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि सभी लोग समान, समाजवादी, समाज समझते ना कि समाज का उत्थान करना, समाज को अच्छा बनाना, एक अच्छा जगह बनाना। तो जब फॉर एग्जांपल कि जब समाजवादी लक्ष्य रखा ना, तो कुछ लोग भारत में बहुत अमीर थे क्योंकि राजा रजवाड़े थे, जमींदार थे, अंग्रेज वगैरह ने ऐसा किया था कि भूमि जो थी ना निम्न लोगों से मतलब जबरन उनसे वसूली करके या फिर उनसे हत्या कर कुछ लोगों को ही सौंप दी थी, ठीक है। अब उनके पास, और उससे पहले हमारा अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो राजा महाराजा भी हुआ करते थे, उनके पास तो काफ़ी सारी ज़मीनें थी, ठीक है। तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि भाई धन का वितरण समान हो, है ना, समान धन का वितरण समान हो, सभी लोगों के पास धन हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन ना हो। तो अगर हम इस अधिकार को रखते हैं तो आज भी कब ऐसा होता है कि किसी के पास ज़मीन ही नहीं होती, तो सरकार ने क्या किया कि उन लोगों से बहुत, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनसे ज़मीन ले ली और उसको सारे पूरे देश में थोड़ा सभी को लगभग थोड़ा थोड़ा बांट दिया, है ना। तो ये इसीलिए आर्टिकल 31 को हटाया गया। अब इसके बाद हम बात कर देते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको हम आर्टिकल 32 के अंदर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 32 क्या बोलता है कि अगर फॉर एग्जांपल जितने भी हमने मौलिक अधिकार यहाँ पे डिस्कस किए, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता हमने डिस्कस की, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार हमने डिस्कस किया, अगर उनमें से किसी का भी हनन होता है, जो 5 अधिकार हमने बताए उसमें से किसी का भी हनन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। हम कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट पे, या फिर निचली अदालतों में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्ट आप अपनी याचिका कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। डॉक्टर B R अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने इसे आत्मा और हृदय कहा है, किसे, आर्टिकल 32 को। आत्मा क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी आत्मा चली जाती है ना, हम बोलते हैं कि उसकी आत्मा चलेगी, है ना। आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। वैसे ही फॉर एग्जांपल आपका हार्ट है, हार्ट अगर काम करना आपका बंद कर दे तो भी व्यक्ति मर ही जाता है। तो अगर ये आर्टिकल नंबर 32 नहीं हुआ तो मौलिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके आपको दास पर अभी भी कोई दास बना रहा है, आप कहीं कंप्लेंट रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस मौलिक अधिकार का मतलब ही क्या रहा, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि रिट होती क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में।
इससे पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसको आप इजीली याद कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल 32 को याद करने के लिए एक बहुत इजी ट्रिक है कि हमारे जबड़े में कितने दांत, मैक्सिमम कितने 32 दांत होते हैं, है ना। और 32 दांत क्या करते हैं ना कि हमारे जीभ को प्रोटेक्ट करते हैं। जीभ क्या है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी का। और अगर ये भी कहा जाता है कि अगर हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच में आ जाती है ना एकदम से झटके से, तो आदमी मर भी सकता है। तो वो एक सेंसिटिव पार्ट है। और इसी तरह यहाँ पे सेंसिटिव पार्ट हमारे क्या है, सारे मौलिक अधिकार, और उसको प्रोटेक्ट कौन कर रहे हैं, 32 दांत। यहाँ पे 32 दांत का मतलब है आर्टिकल नंबर 32। तो आपको इसको इस तरह से डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि रिट की। रिट होती क्या है, उसका मतलब क्या है। रिट का मतलब होता है आज्ञा पत्र। आज्ञा मतलब ऑर्डर, है ना। और लिखित आदेश। लिखित आदेश का मतलब है रिट, मतलब कि रिटर्न है फॉर्मेट में कुछ आपको लिखित आदेश, ऑर्डर अपने पास किया। तो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी मतलब किसी बंधक बनाया गया है, किसी गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रकट करना। किस किस आपको प्रकट कहाँ करेंगे आप, कोर्ट के समक्ष। किसी को भी, जिसको भी हिरासत में ले गया उसको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना। और ये हमारा, इससे पहले हमने आर्टिकल 22 भी डिस्कस किया था। आर्टिकल 22 में क्या बताया गया था कि जो भी गिरफ्तार है हिरासत में व्यक्ति है उसको संरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण भी वही काम करता है कि भाई जो व्यक्ति, उसको अवगत करवाना कि उसने क्या काम किया है अपने वकील से। वकील को मतलब वो डिस्कशन कर सकता है अपने वकील के साथ। और उसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बारी एग्जाम में पूछा भी गया है कि कौन सी रिट एक ढाल की तरह काम करती है ना। तो आर्टिकल जो आपकी पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हिबेस कॉर्पस भी इसको बोला जाता है, ऑप्शन में आपको कुछ भी आ सकता है। तो ये एक ढाल का कार्य करती है। फिर उसके बाद आपकी है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है परम आदेश। परम आदेश मतलब सुप्रीम ऑर्डर, है ना। सुप्रीम ऑर्डर से आप इसका ऐसी और इजीली इसको समझ सकते हैं कि कोर्ट का जो आदेश है ना वो परम आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुना दिया या फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्णय सुना है ना वो आखिरी है। किसी को सजाए मौत हो गई तो वो आखिरी निर्णय है। हाँ, उसको कम किया जा सकता है, बदला जा सकता है, लेकिन वो आदेश आखिरी है। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना किसी चीज़ से। फॉर एग्जाम्पल अधिकार क्षेत्र से कोई बाहर चला गया। फॉर एग्जाम्पल आपके सीनियर ने आपको बोला कि भाई तू मेरे ज़मीन पे बैठ जा या फिर मेरे पैरों पे बैठ जा, है ना। तो वो पोस्ट बोलता है कि वो रोकता है उस चीज़ को। प्रोविशन मतलब रोकना। किस अधिकार से आपने बोल दिया इस तरह से, आप नहीं रोक सकते। मतलब कि जो समझ गए आप इसका मतलब। उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का मतलब क्या है कि भाई आदेश को रद्द करना। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आपकी निचली अदालत ने कोई निर्णय सुना है, हाई कोर्ट ने आपको कोई डिसीजन सुना दिया। आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन आता है। तो उस आदेश को रद्द किया जा सकता है, उत्प्रेक्षण है, इसका अर्थ यही है। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का नॉर्मली है जो मीनिंग है वो है किस अधिकार से यह दावा किया गया था, है ना। तो ये है आपकी 5 प्रकार की रेट। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 33 की, जिसमें लिखा गया है कि भाई सशस्त्र बल। सशस्त्र का मतलब है जिसके पास कोई भी वेपन है, वही सशस्त्र। सशस्त्र मतलब जिसके पास कोई वेपन है, किसी प्रकार का हो सकता है। वो छुरा हो सकता है, वो चाकू हो सकता है, वो डंडा हो सकता है, या फिर वो वेपन मतलब बंदूक हो सकती है, पिस्तौल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। तो इनके मौलिक अधिकार, इनके वैसे तो इनके सारे मौलिक अधिकार है वही, जैसे पुलिस वगैरह, इनके भी वही मौलिक अधिकार है जो हमारे मौलिक अधिकार है ना। लेकिन सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस बल, बल की बात कर रहे हैं, खुफिया एजेंसी है, मतलब ये होता है ना एजेंट्स वगैरह होते हैं आपके, रॉ वगैरह के हो गए या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो के एजेंट्स हो गए। तो इनके पास ना कुछ राइट्स, हमारे पास जो राइट है वो उनके पास नहीं होते। फॉर एग्जांपल वो कौन कौन से राइट है कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना। फॉर एग्जांपल पुलिस है, वो उनके पास बहुत ही गोपनीय जानकारी होती है। खुफिया विभाग की हम बात करें तो उनके पास हमारे देश की बहुत खुफिया जानकारी होती है। वो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी है तो आप उसको सोशल मीडिया पोस्ट बना के डाल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं, यूट्यूब पे डाल सकते हैं। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, चाहे उनके पास कितनी ही महत्वपूर्ण जानकारी हो, लेकिन वो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। हड़ताल में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि देखो अगर कोई हड़ताल हो रही है तो पुलिस वगैरह को वेपन चलाना आता है ना। वेपन चलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो हिंसक रूप ले सकता है, इसलिए उनको हड़ताल में लेने की इजाज़त नहीं होती। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल नंबर 34 क्या बोलता है कि भाई मार्शल लॉ। वैसे तो आज तक ही भारत स्वतंत्र भारत में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका मीनिंग क्या है। फॉर एग्जांपल कहीं पे मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ का मतलब होता है कि भाई आपको इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं है, और वो इस तरह के कुछ आपके अधिकार छीन लिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। फिर वहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब बेशक वो
निर्दोष हो, उन्होंने कोई अपराध भी ना किया हो, लेकिन उनको जब उस टाइम हिंसा रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, बाद में पुलिस के खिलाफ एक कंप्लेंट जारी लिख सकते हैं कहाँ पे, कोर्ट में, कि भाई इस पुलिस वाले ने मुझे अपनी पर्सनल कुछ हमारा विवाद विवाद चल रहा था, उसके कारण इसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करता है कि उस पुलिस वाले को ना बचाता है, इस चीज़ से बचाता कैसे कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ उस टाइम मार्शल लॉ लगा था, और शांति मतलब कि शांति कायम करने के लिए अगर कोई पुलिस वाला किसी को गिरफ्तार करता है ना, चाहे वो बेशक निर्दोष भी हो, तो उस पर कार्रवाई होने से बचाता है। फिर आपका है आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल 35 बोलता है कि आर्टिकल नंबर 17 आपका क्या है, छुआछूत वाली मैंने बताया था आपको। आर्टिकल नंबर 23 आपका क्या है, आर्टिकल नंबर 23 था आपका क्या बोलते हैं उसको, दास प्रथा वाला। आर्टिकल 16 सी आपका क्या था, आर्टिकल 16 सी था जॉब से रिलेटेड कुछ था, कि इन 3 आर्टिकल पे ना कानून बनाने का जो अधिकार है ना, वो केवल संसद के पास है, ना कि राज्य विधानसभा या फिर राज्य विधानमंडलों के पास नहीं है वो अधिकार। क्या अधिकार, मतलब कि किसके संदर्भ में, छुआछूत हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 23 आपका दास प्रथा वाला हो गया, या फिर जॉब से रिलेटेड है आर्टिकल 16 सी। इसके संबंध में सिर्फ किसके पास है अधिकार, संसद के पास, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं। तो इस तरह हमारे टोटल जितने भी आर्टिकल्स थे हमने वहाँ डिस्कस कर लिए 12 से 35 तक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। अब कुछ और चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो आर्टिकल 20 और 21 है ना, ये आपके आपातकाल के दौरान भी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। आर्टिकल 20 क्या है आपका, जहाँ दोष सिद्धि ना, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो गया ना, तब तक आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, आपको संरक्षण प्रोवाइड करवाना। किसी भी गिरफ्त जिसको मतलब आप हिरासत में लिया है ना, उसको आप ऐसे नहीं मार सकते है ना, गोली मार दी होता ना, किसी का एनकाउंटर वगैरह कर देती है पुलिस, तो वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी जब तक उसका अपराध दोष सिद्ध नहीं हो गया। फिर आपका है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार। आपातकाल बेशक लगा हुआ, आपातकाल की स्थिति कैसी हो सकती है, किसी दूसरे देश ने आक्रमण कर दिया, या फिर हमारी अपने देश में ही कुछ ना कुछ होता है ना, कि दंगा भड़क जाता है, तो वो आपातकाल की स्थिति हो सकती है। या फिर वित्तीय आपातकाल हो सकता है, जैसे अभी श्रीलंका वगैरह में ना पैसा, वित्तीय वित्तीय मतलब पैसे से रिलेटेड कोई अगर आपातकाल होता है, तो उस सिचुएशन में भी क्या आपके ये दो आर्टिकल जो है, आर्टिकल 20, 21, इनको निलंबित नहीं किया जा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली ये डायरेक्ट पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में ना। और इसके अलावा आर्टिकल 358, आर्टिकल राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा, तो आर्टिकल 358 के अंतर्गत आपके आर्टिकल 19 को सबसे पहले निरस्त किया जाता है सबसे। और आर्टिकल 19 में आपकी कितनी 6 टाइप की स्वतंत्रता है, मतलब जब आपातकाल लगा है तो आप सोशल मीडिया वगैरह पे पोस्ट नहीं कर सकते। मान के चलो अभी पीछे रिसेंटली भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, तो आप फॉर एग्जांपल मिलिट्री वहाँ से ना, अब मिलिट्री का कॉन्वॉय जा रहा है वहाँ से, और आप उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो एक वो सीधा ना हमारे एनिमी को या हमारे शत्रुओं को इन्फॉर्म करने वाली बात है। तो सर इसलिए वो उस टाइम आपके राइट्स छीन लिए जाते हैं, ताकि आप व्यक्तिगत जो आपको स्वतंत्रता दी गई है ना, या सोशल मीडिया पोस्ट करना है, भ्रमण करने की है, वो आपकी उस टाइम निरस्त कर दी जाती है। और आर्टिकल 359 क्या बोलता है, उसको सपोर्ट करता है कि भाई राष्ट्रपति बाकी तो सब कुछ समाप्त कर सकता है, सारे मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सकता है, लेकिन 20 और 21 को समाप्त नहीं कर सकता। और एक ये भी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्र कौन हमारे मौलिक अधिकारों को कौन समाप्त करता है, तो वो है राष्ट्रपति। फिर इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं कि अनुच्छेद 23 का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब अनुच्छेद 23 की मैं बात करूंगा, तो अनुच्छेद 23 है आपका दास प्रथा का अंत। आप वो ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि कौन सी, ई और एफ दो व्यक्ति हैं जो शोध कर रहे हैं किस पे, शिक्षा पे। तो ई और एफ आपके कितने आ गए, आपके 14 से 18 इक्वलिटी आ गया, फिर उसके बाद आपका फ्रीडम आ गया 19 से 22। तो 23 आपका कौन सा है, शोध, शोषण के विरुद्ध। शोषण में क्या था, दुर्व्यापार। व्यापार का मतलब है कि आप किसी को दास नहीं बना सकते, ठीक है। अब और यहाँ इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। सरकारी नौकरी का कहाँ पे बताया था मैंने आपको, समानता में, समानता का ही है, समानता तो 14 से 18 के बीच में आएगा। अल्पसंख्यक मैंने आपको कहाँ बताया था, और शिक्षा का अधिकार आपको कहाँ पे था, 29-30 के आसपास था। और सार्वजनिक स्थलों पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, ये आपको कहाँ से था, आर्टिकल नंबर 16 में, नहीं आर्टिकल नंबर 15 में। तो ये आपका राइट आंसर क्या है यहाँ पे, 23 का ऑप्शन डी। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाई किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था। तो मैंने बताया था कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटा दिया गया था। फिर इसके बाद आपको एक यहाँ से और भी कुछ संशोधन है, जैसे 42वां, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।
86वें संविधान संशोधन में आपका क्या था कि भाई 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये आपका था। तो इसका राइट ऑप्शन आपका 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी। फिर उसके बाद हमारा है कारखानों और अन्य खतरनाक नियोजन 14 वर्ष से कम उम्र की कहाँ पे निषेध है। अब आप सीधी सी बात समझो कि आर्टिकल आपके शोषण के विरुद्ध है, शोषण हो रहा है आपका। तो शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कौन कौन से थे? 23 और आर्टिकल 24। 23 में क्या था? दास प्रथाखंड। और 24 में क्या था अपना? 24, आर्टिकल 24 हमारा बोलता है कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे, ठीक है। आर्टिकल अब फिर इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 4। समानता का अधिकार किस समानता अब समानता का अधिकार है आपका कहाँ से? आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक। सीधी सी पहली बात तो आपको ये क्लियर है। फिर महिलाओं को, अब महिलाओं आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई महिला है? देख के आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो सबसे पहले 14 क्या बताया था मैंने आपको? सिर बताया था। सिर से आप क्या समान, सब सारे समान है। आर्टिकल 15 आप क्या देखते हैं, है ना। आर्टिकल नंबर आपका 18 क्या था? 18 था उपाधियों का अंत। 18 ही था ना उपाधि, हाँ 18 उपाधियों का अंत। तो बच क्या गया हमारा आर्टिकल नंबर 16। तो अब आर्टिकल 16 हमारा क्या है? जॉब्स। मैंने आपको बताया था पहले सिर, फिर आंखें, फिर बाजू, फिर टांगे या फिर पैर, और लास्ट में उपाधि। तो अब हमारा, अब देख कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आपकी कोई महिला है? तो देख के आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो आर्टिकल नंबर 15 करेक्ट आंसर है इसका। फिर है कौन से अनुच्छेद? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अब धार्मिक स्वतंत्रता के लिए मैंने आपको बताया था ना कि शोध शोध में आपका क्या आएगा? 5424। तो 25 से लेकर आपके 28 तक, 25, 26, 27, 28, 4 है। तो अंतःकरण किस में था? आर्टिकल नंबर 25 में। तो उसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल नंबर 25, ऑप्शन बी। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कानूनी अधिकार के रूप में मौजूद है? कहाँ पे मौजूद है वो? तो अब मैंने आपको बताया था ना कि आर्टिकल 31 को जब निरस्त किया गया तो वो आर्टिकल 300 ए में कन्वर्ट कर दिया गया, मौलिक उसको क्या बना दिया था? कानूनी अधिकार। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। दूसरा, आप ये बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।